क्लासरूम में हर कोई नवी और कपूर फैमिली के बारे में बात कर रहा था। और आज भी अक्षय आराम से अपने दोनों हाथ फैलाकर अपने दो साथियों से दावा रहा था। ये बात पूरे शहर को पता चल चुकी थी। कपूर फैमिली मुंबई की कोई इतनी रिच फैमिली भी नहीं थी, तब भी वो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली मानी जाती थी। लेकिन कल कपूर मैंशन में पुलिस ऑफिसर पहले नवी को लेकर गए, उसके बाद कूपर कॉरपोरेशन बैंकक्रप्ट हो गई और कपूर मैंशन में भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी। कुल मिलाकर कपूर फैमिली मुंबई में डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। क्लास में एक लड़की ने अपनी फ्रेंड से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इसका अकीरा से कोई लेना देना है? जैसे ही अकीरा कॉलेज से बाहर निकल कर गई, तब से ही यह सब शुरू हुआ और कल रात तक सब खत्म भी हो गया। क्या ये कोई कोइंसिडेंट है? यह अकीरा ने ही यह सब करवाया है। अपनी फ्रेंड की बात सुनकर दूसरी लड़की ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता अकीरा यह अब कर सकती है। आखिर उसके पास इतनी पावर आएगी कहां से? इट्स इम्पॉसिबल। तभी उसके पास एक और लड़की ने आते हुए कहा, ओह, बात करना बंद करो, अकीरा यहाँ पर है। अकीरा अपनी सेट पर जाकर बैठ गई और उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने बगल में देखा, जहां नेत्रा पहले से ही बैठी हुई थी। नेत्रा ने अपनी गहरी आंखों से अकीरा की तरफ देखा और अपने दांत पीस लिए। अनएक्सपेक्टेडली अकीरा बिल्कुल ठीक थी और नवी पुलिस स्टेशन के अंदर थी। वहीं अक्षय भी अकीरा को घूर कर देख रहा था। उसे इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि अकीरा कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई पावरफुल इंसान जरूर है। लेकिन कौन, यह उसे अभी तक पता नहीं चली थी। टीचर भी क्लास के अंदर आ चुके थे। क्लास स्टार्ट होने से पहले उन्होंने एक अनाउंसमेंट की। जल्दी ही काउंसलर और प्रोफेसर दक्ष क्लासरूम के अंदर आए और सभी बच्चों से मुस्कुराते हुए बोले, जल्द ही कॉलेज में आर्ट कंपटीशन होने वाला है, इसलिए कोई भी बच्चा इसमें पार्ट ले सकता है। तो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा? इतना बोलकर उन्होंने पूरी क्लास में अपनी नजरें डाली। आर्ट कंपटीशन, ये सुनकर अकीरा ने अपने माथे पर हाथ मारा। ये कितनी ज्यादा बोरिंग चीज है। लेकिन तभी किसी ने नेत्रा से पूछा, नेत्रा, क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगी? हाँ, और मैं इंडियन पेंटिंग बनाऊंगी, नेत्रा ने खुश होते हुए कहा। नेत्रा की बात सुनकर काउंसलर ने मुस्कुराते हुए कहा, इंडियन पेंटिंग अच्छा आइडिया है। प्रेसिडेंट हर्षवर्धन, जिनका नेशनल पेंटिंग एसोसिएशन है, और प्रोफेसर जयराज जी मुंबई यूनिवर्सिटी से यहां पर आएंगे। नेत्रा, तुम्हारी पेंटिंग स्किल पहले से ही अच्छी है, क्या पता तुम्हारी पेंटिंग देखकर प्रेसिडेंट हर्षवर्धन खुश हो जाए। जब अकीरा ने प्रेसिडेंट हर्षवर्धन के बारे में सुना तो उसने अपना सिर हिलकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। वही काउंसलर ने कहा, सच में, मैं ये डिसाइड करने के लिए किस टॉपिक पर पेंटिंग बेस्ट रहेगी, उसके लिए चिट्स निकलने वाला था, लेकिन नेत्रा का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए अब यही टॉपिक है और सारे बच्चों जो भी पार्टिसिपेट करेंगे इसी टॉपिक पर अपना दिमाग लगाकर पेंटिंग्स बनाएंगे। वही नेत्रा ये सुनकर खुश हुई कि उसका आइडिया काउंसलर को अच्छा लगा। नेत्रा अपने मन में बोली, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस कंपटीशन में जितना ही होगा। नेत्रा पियानो और कैलीग्राफी में ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था और शायद ही कोई नेत्रा को पेंटिंग में टक्कर दे सकता था। उसका सपना था पेंटिंग एसोसिएशन को ज्वाइन करने का। वही अकीरा ने भी कंपटीशन के लिए अपना नाम लिखवा दिया। अकीरा को अपना नाम लिस्ट में लिखवाते हुए देखकर प्रोफेसर दक्ष हैरान थे और उन्होंने हैरानी से कहा, अरे, अकीरा ने भी कंपटीशन में पार्ट लिया है। ये बोलकर नेत्रा के पास बैठी हुई अकीरा पर उन्होंने अपनी नजर डाली। प्रोफेसर दक्ष अपने मन में बोले, क्या अकीरा यह नहीं देख सकी कि नेत्रा ने कंपटीशन में अपना नाम लिखवाया है, इसलिए नेत्रा को देखकर उसने भी अपना नाम लिखवा लिया। मैंने पहले कभी नहीं सुना और न देखा कि अकीरा ने आर्ट कंपटीशन में पार्ट लिया हो। CH31 इमोशनल ब्लैकमेल, लिटिल जीनियस डॉक्टर, जल्दी से कार के अंदर आकर बैठो। प्रोफेसर दक्ष अपने मन में बोले, क्या अकीरा यह नहीं देख सकी कि नेत्रा ने कंपटीशन में अपना नाम लिखवाया है, इसलिए नेत्रा को देखकर उसने भी अपना नाम लिखवा लिया। मैंने पहले कभी नहीं सुना और न देखा कि अकीरा ने पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया है। पूरी क्लास ये देखकर आपस में बातें कर रही थी। इनफ, काउंसलर ने चिल्लाते हुए कहा और उन्होंने सामने रखे टेबल पर डस्टर मारा, जिससे पूरी क्लास शांत हो गई। वहीं काउंसलर ने अकीरा की तरह देखा और अपनी धीमी आवाज में बोला, अकीरा, इसके बारे में चिंता मत करो, बस अच्छे से प्रैक्टिस करना। लोग तो बस बातें बनाना पसंद करते हैं। ये सब सुनकर अकीरा ने एक गहरी सांस ली। लिस्ट में नाम लिखवाकर काउंसलिंग ने जल्दी से सबके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे। सारा काम होने के बाद काउंसलर और प्रोफेसर दक्ष क्लासरूम से बाहर चले गए। वही टीचर लीना क्लास के अंदर आ गई
क्योंकि अभी तक उनका पीरियड खत्म नहीं हुआ था। टीचर लीना ने क्लास में मौजूद बच्चों से कहा, मुझे लगता है आप सबको आर्ट कंपटीशन के बारे में पता होगा। तो आप सबको कैसा लग रहा है आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके? फिर वह आगे स्माइल करते हुए बोली, मेरी भी आर्ट कंपटीशन में ड्यूटी होगी। और इस साल का कंपटीशन बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए ज्यादातर लोग इस कंपटीशन के लिए एक्साइटेड है। इसके अलावा आर्ट कंपटीशन के अंदर मुझे एक ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो स्टेज पर जाकर अच्छे से इंग्लिश में स्पीच दे सके। आई थिंक वह बच्चा हमारी क्लास में ही मौजूद है। टीचर लीना की बात सुनकर सब कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। टीचर लीना ने मुस्कुराते हुए कहा, वो नेत्रा है। ये सुनकर पूरी क्लास में हंगामा बीच गया। साइलेंस प्लीज। टीचर लीना आगे बोली, नेत्रा की इंग्लिश बहुत अच्छी है। ये सुनकर बहुत सारे लोगों को नेत्रा से जलन होने लगी। टीचर लीना ने आगे बताते हुए कहा, और हाँ एक खास बात, ये कंपटीशन लाइव होगा, इसलिए नेत्रा अच्छे से स्पीच के लिए प्रिपेयर होना। जिसका जवाब देते हुए नेत्रा के होठों के कोने मुड़ गए और वो मुस्कुराते हुए बोली, यस टीचर, मैं अच्छे से अपनी स्पीच प्रिपेयर करूंगी। वहीं ये देखकर बहुत लोग अकीरा का मजाक भी बना रहे थे। तभी टीचर लीना की नज़र नेत्रा के पास बैठी हुई अकीरा पर पड़ी। ये देखकर लीना के चेहरे पर शर्मिंदगी नजर आने लगी और वह अपनी बात संभालते हुए बोली, ये अकीरा की भी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इसलिए पहले इस बार तुम अपनी क्लासमेट अकीरा को स्पीच देने देना, फिर नेत्रा तुम देना। क्योंकि कल अकीरा ने जो सेंटेंस उनके सामने बोले थे वह बिल्कुल प्योर इंग्लिश में थे। टीचर लीना के बोलने के बाद पूरी क्लास शर्मिंदगी में पड़ गई। जो लोग अभी अकीरा का मजाक बना रहे थे वो सब चुप हो गए और टीचर की बात सुनकर नेत्रा को भी शर्मिंदगी महसूस हुई। वही अक्षय तो ऐसा लगा रहा था कि कर दुनिया में ही चला गया हो। न तो उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और न अकीरा के साथ कोई फ्लैट। अकीरा को उम्मीद नहीं थी कि टीचर उसका नाम भी लेगी। ये सोचकर उसका सिर दर्द होने लगा, क्योंकि कंपटीशन हर साल ऑर्गेनाइजर होता था लेकिन वह कभी पार्टिसिपेट नहीं करती थी। एक तो इस बार उसने पार्टिसिपेट किया और ऊपर से टीचर ने उसे स्पीच देने को भी बोल दिया। वह बिल्कुल भी स्टेज पर स्पीच नहीं देना चाहती थी। इतना सोचकर अकीरा अपनी सीट से खड़ी हुई और टीचर से बोली, टीचर आपको किसी और को ढूंढ लीजिए, ये नेत्रा को ही 2 बार स्पीच देने को बोल दीजिए। क्योंकि उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं था कि वह स्पीच प्रिपेयर करे, वह बहुत ज्यादा बिजी इंसान थी। उसने अभी तक प्रिंसिपल संदीप के लिए दवाई तक नहीं बनाई है और ऊपर से उसे जयपुर भी जाना था। अकीरा को टीचर को मना करते देखा टीचर लीना का चेहरा डिसअपॉइंट है भर गया और उन्होंने अकीरा को समझाते हुए कहा, अकीरा तुम बहुत अच्छी हो स्पीच देने में, और वैसे भी मुझे तुम्हारे और नेत्रा के अलावा अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला है। तुमने मुझे मना कर दिया, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। जैसे ही टीचर लीना के मुंह से यह शब्द निकले, नेत्रा का चेहरा और ज्यादा बदसूरत हो गया। ये सुनकर अकीरा न तो हंस सकती थी और न ही रो सकती थी। टीचर लीना ने उदास होने का नाटक करते हुए कहा, क्योंकि वो अकीरा को मनाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अगर अकीरा उन्हें फिर से मना करती तो वो फिर से कोई नया रास्ता ढूंढते, लेकिन उससे पहले ही अकीरा ने अपना सिर हाँ में हिलाकर उसे सहमति दे दी। ये सुनकर टीचर लीना बहुत ज्यादा खुश हो गई। वहीं यह सब देखकर बहुत सारे लोग खुश भी हो गए और नजर भी। लेकिन नेत्रा ने गुस्से से डेस्क पर पेन चलाकर पेन की इंक तोड़ दी। कॉलेज के बाद अकीरा कॉलेज से बाहर निकाल गई। लिटिल जीनियस डॉक्टर अकीरा, जो अभी अभी कॉलेज के गेट से बाहर निकली थी और 5 मिनट से भी कम चली थी, किसी को उसे बुलाते हुए कहा। अकीरा रुकी और इधर उधर देखने लगी। वही मिस्टर रायजादा, जो आराम से अपनी कार में बैठे थे, उन्होंने अकीरा को ये कहकर बुलाया, हेलो मिस अकीरा। मिस्टर रायजादा के असिस्टेंट ने रिस्पेक्टफुली अकीरा को ग्रीट करते हुए कहा। वही मिस्टर रायजादा ने मुस्कुराते हुए अकीरा से कहा, लिटिल जीनियस डॉक्टर, जल्दी से कार के अंदर आकर बैठो, मैं तुम्हें लंच पर लेकर जाऊंगा। मिस्टर रायजादा अकीरा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं ये देखकर अकीरा उन्हें मना नहीं कर पाए और सीधा उसकी कार में जाकर बैठ गई। उसी समय जैसे ही नेत्रा कॉलेज के गेट से बाहर आई, उसने अकीरा को मिस्टर रायजादा की कार में बैठे हुए देखा, लेकिन ज्यादा दूरी होने कारण वह अच्छे से नहीं बता सकती थी कि वह अकीरा ही थी या कोई और। नेत्रा को बस इतना महसूस हुआ कि अकीरा और उस लड़की का फिगर एक जैसा सा है। नेत्रा को लगा कि वो बहुत ज्यादा सोच रही थी। मिस्टर रायजादा आज मेडिकल डॉक्टर को लेने आए थे, यहाँ अकीरा कहाँ से आ गई? अकीरा तो उनके कार में बैठने के लायक तक नहीं है। उद्धरण चिन्ह
32 प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। कामिनी जी क्या ये सब किया नीचे दबा सकती है। मिस्टर रायजादा ने अकीरा की ओर देखा। जीनियस डॉक्टर, मुझे जैसे बुरे आदमी की जान बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम वहां पर नहीं होती तो अभी तक मैं भगवान के घर पहुंच चुका होता। अकीरा ने मिस्टर रायजादा की बात सुनकर अपनी पलकें झपकाईं और बोली, अंकल, अपने अपनी पूरे लाइफ मिलिट्री के लिए कुर्बान कर दी। ये भगवान भी देखा रहा है, इसलिए वो आपको लंबी जिंदगी देगा। किसी को भी अच्छे शब्द क्यों नहीं पसंद होगा, और मिस्टर रायजादा के साथ भी ऐसा ही था। अकीरा की बात पर वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। मिस्टर रायजादा मुस्कुराते हुए अकीरा से बोले, तुम लड़की, तुम सच में सबसे अलग हो। तुम्हारे बारे में जो अफवाह है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि उन्हें पता था कि कॉलेज में अकीरा की रेपुटेशन ज्यादा अच्छी नहीं है। अकीरा की मॉम की जल्दी ही मौत होने के कारण और बाद में मिस्टर शर्मा जो कि अपनी दूसरी बीवी और बेटी को घर के आए थे, इस कारण भी लोग उनके पीठ पीछे बातें करते थे। उसके बाद जैसे ही यह बात अकीरा के दादाजी और उसके चाचा को पता चली, उन्होंने अकीरा का साथ दिया और थोड़ी टाइम के लिए उसे अपने साथ ले गए। अब मिस्टर शर्मा का साथ होने की वजह से किसी की हिम्मत नहीं थी अकीरा के बारे में कुछ बोलने की। अकीरा को थैंक यू बोलने के लिए मिस्टर रायजादा अकीरा को लंच पर ले गए। रास्ते में अकीरा ने मिस्टर रायजादा की पल्स चेक की। अंकल, इससे आगे अकीरा कुछ बोल पता मिस्टर रायजादा ने उसे रोक दिया और थोड़ा नाराज होते हुए बोले, तुम मुझे अंकल क्यों बोल रही है, दादाजी बोलो। मिस्टर रायजादा को बच्चों की तरह नाराज होता देख अकीरा मुस्कुराए और उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अकीरा थोड़ा सीरियस होते हुए मिस्टर रायजादा से बोली, दादाजी, आपकी अंदर की चोटें ज्यादा ही सीरियस है। अगर आप फिर से फाइटिंग्स के लिए कुछ लड़ने वाली एक्टिविटी करते हैं तो आपके पूरे शरीर की हड्डियों में दर्द होगा। मैं आपके लिए 2 दवाएं लिखूंगा, उन्हें दिन में 3 बार समय पर पीना और आधे महीने के अंदर आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। वहीं आगे उनका असिस्टेंट जो गाड़ी चला रहा था, वह भी पीछे मुड़कर अकीरा को देखने लगा। अकीरा ने सही कहा, मिस्टर रायजादा की बीमारी जवानी में मिशन के दौरान लगी हुई चोटों की वजह से थी। कई सालों से उन्होंने फेमस से फेमस डॉक्टर का इलाज करवाया, यहाँ तक कि महंगी से महंगी दवाई भी खाई, लेकिन वह ठीक नहीं हुए। अकीरा, ये छोटी लड़की, बोल रही थी कि वह आधे महीने के अंदर ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन ये सुनकर मिस्टर रायजादा खुश हो गए और उन्हें अकीरा की बात पर कोई डाउट नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कुछ ही मिनट में सिल्वर लीडर से उनकी जान बचा ली थी। ये बताने के लिए काफी है कि वो मेडिकल फील्ड की कितनी बड़ी मास्टर है। वहीं मिस्टर रायजादा की आंखें एक्साइटमेंट से भर गई। इस बार वह सिर्फ यहाँ अकीरा से मिलने के लिए आए थे। वो मिरेकल डॉक्टर जो कोई भी होगा वो अकीरा के जितनी तो अच्छा नहीं होगी। अकीरा की मेडिकल स्किल्स उसे एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकती थी। वहीं नेत्रा कॉलेज के अंदर फिर से टीचर के पास जा रही थी, आर्ट कंपटीशन में इंडियन पेंटिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए। लेकिन अचानक रास्ते में वह रख गई क्योंकि उसके सामने मिसेज कपूर खड़ी थी। मिसेज कपूर ने रोते हुए नेत्रा से कहा, नेत्रा, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे क्योंकि उनके पास सच में नेत्रा से भीख मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मिसेज कपूर ने नेत्रा को बताते हुए कहा, नवी कल से पूरी रात पुलिस स्टेशन में रही और किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं है। मेरी बेटी को पुलिस वालों ने बहुत टॉर्चर किया। इतना बोलकर वह और जोर से रोने लगी। वहीं नेत्रा को तो पहले से ही नवी की मॉम पसंद नहीं थी, उनके घमंडी रवैया की वजह से। लेकिन बहुत सारे लोग वहां से गुजर रहे थे और सब उन्हें घूर कर देख रहे थे, इसलिए नेत्रा मिसेज कपूर को साइड में लेकर आई और उन्होंने समझाते हुए बोली, मैं नवी की कोई मदद नहीं कर सकती, आप सिर्फ अकीरा के पास जाए। जब तक वह अपना केस वापस नहीं ले लेती तब तक नवी को बचाना मुमकिन है। मिसेज कपूर ने अपने आंसू पहुंचे और नेत्रा से झूठ बोलते हुए बोली, मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे वह कहीं नहीं मिली। मिसेज कपूर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अकीरा को अभिवंत के लोगों के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा था। इससे पहले कि वह अकीरा के करीब जाती, अभिवंत के लोगों ने उसे दूर धकेल दिया। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं, तुम तो नवी की फ्रेंड हो ना, प्लीज उसे बचा लो। ये सुनकर नेत्रा ने एक गहरी सांस ली। नेत्रा अपने मन में बोली, जब उसने अपनी सगी पिता को नहीं छोड़ा, उन्हें घर से बाहर निकल दिया और उन्हें कोर्ट तक घसीटने की धमकी दे दी, तो मैं क्या चीज हूं, वो क्यों मेरी बात सुनेगी। लेकिन हाँ, शायद अकीरा अपने चाचा के फैमिली की बात तो सुनेंगे। इतना सोचकर नेत्रा ने मिसेज कपूर से 1 मिनट वेट करने को कहा और अपना मोबाइल फोन निकलकर उसने एक कॉल मिलाया।
लेकिन कॉल नहीं लगा। ये देखकर नेत्रा परेशान हो गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसके मोबाइल फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। यह मैसेज किसी और की तरफ से नहीं बल्कि अकीरा की चाची की तरफ से आया था। दूसरे लोग अकीरा को मनाने में असफल हो सकते हैं, लेकिन जब उसकी चाची बोलेंगी तो अकीरा को वह बात माननी ही पड़ेगी। नेत्रा ने फिर से कॉल मिलाया। दूसरी तरफ से कॉल उठाते ही वो सीधा बोली, हेलो, क्या यह आंटी कामनी बोल रही है? हाँ, यह मैं ही हूँ, उधर से कामनी जी ने बोला। ये सुनकर नेत्रा खुश हो गए और उसने कामनी जी को बताते हुए कहा, आंटी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, अकीरा के बारे में। और उसने सारी कहानी कामनी जी को बता दी। जब कामनी जी का कॉल आया था तो नेत्रा ने उसे स्पीकर पर डाल दिया था। वही नेत्रा की बातें सुनने के बाद कामनी जी की भौहें तन गईं और वह बोली, क्या ये सब किया? अकीरा ने फिर से। नेत्रा ने मैं जवाब दिया। उधर से कामनी जी ने कहा, ठीक है, मैं समझ गई, ये सब गलतफहमी है, मैं अकीरा को समझा दूंगी और उससे सब कुछ निपटने को बोलूंगी। कामनी जी ने ज्यादा रीजन नहीं पूछा, सीधे तौर पर ये सब बोल दिया, क्योंकि चाहे अकीरा सही भी क्यों ना हो लेकिन तब भी वो उन्हें गलत ही लगती है। वही नेत्रा मिसेज कपूर को अपने घर नहीं लेकर गई, क्योंकि उनके घर पर मिस्टर रायजादा आए हुए थे और वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे उसके घर वाले उससे गुस्सा हो जाए। और जहां तक अकीरा का सवाल है, वह पहले से ही एक परेशानी बढ़ाने वाली लड़की है, इसलिए नेत्रा जल्द से जल्द इस मैटर को खत्म करना चाहती थी। नेत्रा ने अपना फोन अपनी जेब में रखा और मुस्कुराते हुए मिसेज कपूर से बोली, आंटी, चिंता मत करिए, नवी जल्दी ही जेल से बाहर निकल जाएगी। वह वास्तव में नवी की मदद नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने जानबूझकर अकीरा का विरोध किया जिससे अकीरा को पता चल जाए कि वह अभी भी उसे अपने नीचे दबा सकती है। वही यह जानकर मिसेज कपूर ने राहत की सांस ली कि उनकी बेटी जेल से निकल जाएगी। वह नेत्रा का जितना धन्यवाद करे उतना कम था। दूसरी तरफ कामनी जी ने नेत्रा का फोन रखने के बाद उन्होंने सीधे अकीरा को कॉल किया। सामने से किसी से कॉल उठ लिया। कामनी जी ने अकीरा से कमांडिंग टोन में बोली, अकीरा, मैंने तुम्हारे और उस नवी के बारे में सुना है। क्योंकि यह कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसलिए इसे इतना ज्यादा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन जाओ और इस मैटर को खत्म करो और पुलिस स्टेशन से नवी की रिहाई करवाओ। CH-33 लिटिल गर्ल सिर्फ मेरी है, अपनी टांग अड़ा रहे हो, दूर रखिए, कहीं टूट न जाए, लड़की के साथ होटल। तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन जाओ और इस मैटर को खत्म करो और पुलिस स्टेशन से नवी की रिहाई करवाओ। अपनी बात खत्म करने के बाद दूसरी तरफ से किसी ने बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। ये देखकर कामनी जी की आईब्रोज सिकोड़ गई। कामनी जी पहले ही अकीरा से डिसअपॉइंट रहती थी। उन्होंने अपनी यह भतीजी कभी पसंद नहीं थी। इस बार कामनी जी ने थोड़ा गुस्से से कहा, अकीरा, तुम इस दुनिया में अभी तक हो, इतना ही काफी है हमारे परिवार को शर्मिंदा करने के लिए, इसलिए अब और हमारे लिए के परेशानी पैदा मत करो। 3 सेकंड बाद दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आखिरकार फोन से सुनाई दी, धीमी और कर्कश, मिसेज शर्मा, मैं अभिवंत सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। ये सुनकर तो कामनी जी का चेहरा देखने वाला था, वो एकदम फ्रिज हो चुकी थी। अभिवंत सूर्यवंशी, कामनी जी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। अकीरा का फोन अभिवंत के पास क्या कर रहा है? क्या अकीरा अभिवंत के साथ रहती है? ये बेशर्म लड़की, वो अभी भी कॉलेज में है और एक आदमी के साथ रहती है, और यह बुढ़ा आदमी अभिवंत। इतना सोचकर कामनी जी ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से बोली, अकीरा कहाँ है? उसे फोन का जवाब देने दो। ये लड़की अपनी माँ की तरह ही है, कम उम्र में मर्दों को फंसाना यह अच्छे से जानती है। अभिवंत सूर्यवंशी जैसे इंसान के साथ इसका क्या भविष्य होगा? अभिवंत ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह अपने कमरे में आराम से सोफे पर बैठ गया और उसने अपने पैरों को क्रॉस करके सामने टेबल पर रखे। इस वक्त उसने ब्लैक शर्ट पहन रखी थी जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, उसकी घनी पलकें सिकुड़ी हुई थी और वो एक राक्षस की तरह हैंडसम दिख रहा था। अभिवंत ने लापरवाही से पूछा, मिसेज शर्मा, जब अपने लिटिल गर्ल को फोन किया है तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए होगा कि क्या हुआ था। और रही बात उस लड़की नवी की, तो उसने पहले अकीरा को धमकाया था। क्या ये सच में एक एक्सीडेंट है और आप क्यों इस मैटर को खत्म करना चाहती है? दूसरी ओर कामनी जी ने अपनी भौहें चढ़ा ली, दिस मच सीरियस? लेकिन क्या अकीरा अब ठीक नहीं है? कामनी जी ने अपने मन में सोचा, इस लड़की की वजह से नेत्रा को नाराज करना ठीक नहीं होगा। आखिरकार ये बात उन्हें भी पता थी कि मिस्टर रायजादा अभी भी नेत्रा के घर पर रह रहे हैं। कामनी जी अभिवंत से सीरियस होते हुए बोली, क्या ये सब ठीक नहीं है?
क्या आप अकीरा की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? मैं उसकी चाची हूं, मैं कभी उसका बुरा नहीं चाहूंगी। इसलिए मैं इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहती हूं। आह! अभिवंत ने अपने गले से एक दबी हुई हंसी निकाली और मजाक उड़ाते हुए बोला, मिसेज शर्मा, आपकी भतीजी को फंसाया गया था, लेकिन आप इस मैटर को निपटाना चाहती हैं। मुझे नहीं पता कि अगर मुंबई में ये बात आपकी हाई प्रोफाइल फ्रेंड सर्कल्स में पता चलेगी तो क्या होगा। कामनी जी भी जानती थी कि ऐसा कहना उसके लिए शर्मनाक था, लेकिन उसने अपने परिवार के खातिर ऐसा करना जरूरी था। कामनी जी अभिवंत से और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अभिवंत से अकीरा को फोन देने को कहा, क्योंकि वो अकीरा के बारे में अभिवंत से कोई बात नहीं कर सकती। वही अभिवंत कामनी जी को इसलिए बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि अकीरा अपने चाचा के घर जाना चाहती थी, इसलिए वो इतने आराम से उनकी बातें सुन रहा था। अभिवंत ने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा, मिसेज शर्मा, मिस्टर शर्मा हमेशा लिटिल गर्ल को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या वे जानते हैं कि आप अब लिटिल गर्ल के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रही हैं? अभिवंत की बात सुनकर कामनी जी का चेहरा डार्क हो गया। अभिवंत ने आगे अपनी रौबदार आवाज में कहा, और हाँ, लिटिल गर्ल सिर्फ मेरी है, इसलिए उसके मामलों में बीच में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं। आप हमारे बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो, इसलिए दूर रखिए, कहीं टूट न जाए। दूसरी तरफ फोन पकड़े हुई मिसेज शर्मा का चेहरा सफेद हो गया, लेकिन वह चाहकर भी अभिवंत को कोई जवाब नहीं दे सकी। अब उन्होंने वास्तव में इस मामले को इतना बड़ा बनाने की हिम्मत नहीं की। अकीरा को सबसे ज्यादा दुख शर्मा फैमिली से मिला। अगर अभिवंत को पता होता है कि यह कामनी शर्मा अकीरा के साथ ऐसा व्यवहार करती है, तो वह उन्हें सजा जरूर देता। वही अकीरा को वॉशरूम से बाहर आते देख अभिवंत ने सीधे फोन रख दिया। लिटिल गर्ल, यहां आओ। अभिवंत ने लापरवाही से फोन को सोफे पर पटका और हेयर ड्रायर उठकर शांति से अकीरा से बोला, अपने बाल सुखाओ। अकीरा आगे बढ़ी, उसके गीले बालों में से पानी टपक रहा था। वह जैसे ही अभिवंत के हाथ से हेयर ड्रायर लेने वाली थी, अभिवंत ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और अकीरा को अपनी लेग पर बैठकर खुद उसके बाल सुखाने में मदद करते हुए हेयर ड्रायर चालू कर दिया। हेयर ड्रायर की गर्म हवा अकीरा के चेहरे से होते हुए उसके बालों पर पड़ रही थी, जिससे अकीरा को बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। अभिवंत ने अच्छे से अकीरा के बालों को हेयर ड्रायर से सुखाया और फिर उसके सिर में तेल से हल्की हल्की मसाज करने लगा। तभी अकीरा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक हाथ से अभिवंत का मोबाइल फोन उठाया और अभिवंत के भाई अद्विक को मैसेज करने लगी। अभिवंत, मैं तुम्हें ये पता लगाने के लिए 10 मिनट का टाइम दूंगा कि कपूर फैमिली ने शर्मा फैमिली को कांटेक्ट किया। वही अद्विक का तुरंत रिप्लाई आया, भाई, अभी मैं एक लड़की के साथ होटल के रूम में हूँ, लेकिन मैं इस बात के कंफ्यूज हूँ कि कपूर फैमिली का शर्मा फैमिली से क्या लेना देना। अभिवंत, तुम्हारे पास अभी भी 9 मिनट है। ये देखकर अद्विक फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने जल्दी ही 8 मिनट बाद एक मैसेज भेजा। CH34, इट्स डिस्गस्टिंग, हॉस्पिटल, अश्लील वीडियो। नेत्रा का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए उसने थोड़ा अन्य मन से खाना खाया। नेत्रा ने अपनी मॉम की तरफ देखा, जो उसे इशारे से बोल रही थी अच्छे से बिहेव करने को, क्योंकि मिस्टर रायजादा भी उसके साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अचानक नवी की पॉकेट में रखा हुआ उसका फोन बजा। नवी ने निकालकर देखा तो ये किसी अननोन नंबर से मैसेज आया था, जिसे देखकर नेत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद कॉलेज से टीचर का मैसेज होगा, लेट मी सी। वही आशी जी भी मिस्टर रायजादा के सामने नेत्रा का अच्छा प्रभाव डालना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नेत्रा अभी भी कॉलेज में अपनी क्लासरूम की लीडर है और वो अक्सर कुछ डॉक्यूमेंट्स में टीचर की भी मदद करती है। मिस्टर रायजादा ने अपना सिर हिलाया और बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोले, ये तो अच्छी बात है टीचर की मदद करना। नेत्रा ने मैसेज खोला, लेकिन उसने पाया कि उसमें कुछ भी नहीं था। ये देखकर वो परेशान होने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने फिर से उस अननोन नंबर से जो मैसेज आया था उस पर क्लिक लिया। नेत्रा के ऐसे करने से अचानक फोन स्क्रीन हिलना बंद हो गई और फिर एक वीडियो अजीब तरह से पॉप अप करके अपने आप चलने लगी। एक लड़की की मजे से कहरती हुई आवाज आने लगी, जिससे साफ पता चल रहा था कि फोन के अंदर 2 लोगों के सेक्स करती हुई वीडियो है। एक बहुत ही रोमांटिक आवाज उस वीडियो में से आई। ये देखकर आशी जी का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह भी डर गई। नेत्रा की मॉम आशी जी, जो अभी भी नेत्रा की मदद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें अपने गले में एक गांठ जैसा महसूस हुआ, जिस कारण उनके गले से उनकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। पूरा डाइनिंग रूम एकदम शांत था। ये सब देखकर तो जितने भी नौकर डाइनिंग टेबल के पास खड़े थे वह भी शॉक रह गए।
वही यह सब देखकर नेत्रा के भी एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए थे। तभी मिस्टर रायजादा ने गुस्से से कहा, नेत्रा, खाने के वक्त ये सब शोभा नहीं देता। ये कैसे बेकार वीडियो तुमने लगा रखी है। ये सुनकर तो नेत्रा अपना फोन तोड़कर बाहर फेंक देना चाहती थी। उसने तुरंत पावर ऑफ बटन दबाया, लेकिन सब बेकार था, वीडियो चलती रही। ये देखकर नेत्रा और ज्यादा घबरा गई। मॉम, दादाजी, मैं नहीं। नेत्रा का चेहरा सफेद पड़ गया और वो परेशान हो गई। वही ये देखकर आशी जी ने जल्दी से कहा, आजकल मोबाइल में बहुत सारे वायरस आ गए हैं, हे। मिस्टर रायजादा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेत्रा इनोसेंट है या नहीं, इट्स डिस्गस्टिंग। इतना बोलकर मिस्टर रायजादा ने अपना सिर हिलाया और अपनी डिसअपॉइंट आंखों से नेत्रा को देखकर वो वहां से उठकर चले गए। मिस्टर रायजादा उन्हें गुस्से में जाते हुए देखकर आशी जी ने गुस्से से अपने पैर पटक और फिर नेत्रा की ओर देखकर गुस्से से बोली, जल्द इसे बंद करो। यह उनकर नेत्रा ने परेशान होते हुए कहा, पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये बंदी नहीं हो रही। ये सुनकर आशी जी और ज्यादा गुस्से हो गई और गुस्से में उन्होंने नेत्रा का फोन नीचे जमीन पर फेंक दिया और उसे अपने पैर से तोड़ने लगी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, वीडियो अभी भी चल रही थी। ये देखकर नेत्रा ने फोन उठाया और उसे देखने लगी, जिस पर अब वह वीडियो बंद हो चुकी थी और फोन पर खून से एक लाइन लिखी हुई शो हुई, सिस्टर, अगली बार दूसरे के लोगों के मामले में दखल मत देना, वरना इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। ये देखकर नेत्रा बहुत ज्यादा डर गई और उसके हाथ से फोन सीधा नीचे जाकर गिरा। अगले दिन जब नेत्रा कॉलेज गई तो उसकी आंखें अभी तक एकदम लाल थी। वो सारी रात सोई नहीं। नेत्रा सच अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी शर्मिंदा नहीं हुई थी, यहाँ तक कि उसे उसके घर के नौकर भी अजीब तरह से देख रहे थे। नेत्रा ने पूछताछ की तो नवी अभी भी पुलिस स्टेशन के अंदर थी। नवी का परिवार रातों रात दिवालिया हो गया। वहीं नवी के पिता पैसे लेकर भाग गए। जब नवी की मॉम घर से निकले जाने पर सबसे बहस कर रही थी तो वह गलती से सीढ़ियों से गिर गई। वह अभी भी हॉस्पिटल में है। नेत्रा इतना तो समझ गई थी, ये सब अकीरा के द्वारा नहीं किया गया था। वह इस पर कभी विश्वास नहीं करेगी। वही अकीरा ने जैसे ही अपना कदम क्लासरूम के अंदर रखा, उसे नफरत से भरी आंखों अपने ऊपर महसूस हुई। अकीरा ने अपनी भौहें उठाईं, बिना बगल वाली सीट की ओर देखे वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। नेत्रा ने शांत अकीरा को देखा, जिसे देखकर वह और ज्यादा गुस्से से भर गई। उसने इतना सब कुछ कर दिया लेकिन वह अभी भी शांत थी। उसने सच में इस लड़की को कमाका, लेकिन वह चाहकर भी दूसरों को यह नहीं बता सकती कि अकीरा ने उसका फोन हैक किया और अश्लील वीडियो डाले। एक लड़की ने क्लास में नेत्रा की आंखें देखते हुए उससे बोली, नेत्रा तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? क्या तुम्हें अच्छी नींद नहीं आई? ये सुनकर नेत्रा जबरदस्ती मुस्कुराए और इस लड़की को जवाब देते हुई बोली, और ऐसा नहीं है, आर्ट कंपटीशन जल्दी ही आने वाला है, इसलिए मैं देर रात तक जगती हुई पेंटिंग बना रही थी। उस लड़की ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। सच में तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन में कोई भी तुम्हारी पेंटिंग के बराबरी नहीं कर सकता। सच कहूं तो वास्तव में अकीरा के अंदर हिम्मत है जो उसने तुम्हारे जैसे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया। CH35 किसी और के साथ डेट, कोई कांड कर दिया, गंजे सिर पर बाल। उस लड़की के मुंह से सुनने के बाद नेत्रा को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। तभी किसी ने जोर से चलते हुए क्लासरूम में नेत्रा से कहा, वैसे नेत्रा क्या तुम आज रात में प्रेसिडेंट हर्षवर्धन से मिलोगी? नेत्रा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ टीचर, प्रेसिडेंट हर्षवर्धन को जानते हैं। प्रेसिडेंट हर्षवर्धन रात को होटल में डिनर पर आने वाले हैं, इसलिए टीचर ने मुझे उनसे मिलवाने के लिए कहा है। जैसे ही नेत्रा ने इतना कहा, उसने डेविल स्माइल करते हुए अकीरा पर नजर डाली, लेकिन नेत्रा ने देखा अकीरा अपने मोबाइल में किसी को मैसेज भेज रही थी। अचानक नेत्रा थोड़ी निराश हो गई। उसे कल मिसेज कपूर मिली थी और उन्होंने उसे नवी को बचाने को कहा था। नेत्रा ने सोचा था वह नवी को बचा लेगी, लेकिन अकीरा ने अपनी चाची की बात भी नहीं मानी। किसे पता था कि कामनी जी अकीरा को भी अपने काबू में नहीं कर सकती। लेकिन इस मैटर को छोड़कर वो अब प्रेसिडेंट हर्षवर्धन से मिलने के लिए एक्साइटेड हो रही थी। तभी क्लास में से एक लड़की ने नेत्रा से एक्साइट होते हुए कहा, नेत्रा क्या तुम मेरे लिए प्रेसिडेंट हर्षवर्धन का ऑटोग्राफ लेकर आओगी? क्योंकि प्रेसिडेंट हर्षवर्धन जो नेशनल पेंटिंग एसोसिएशन के मालिक है, वो एक ऐसा इंसान है जिसकी हर कोई इज्जत करता है और वो बहुत ही कम लोगों से मिलते हैं, लेकिन यह मौका अब नेत्रा को मिल है उनसे मिलने का। ओके, नेत्रा मुस्कुराई और घमंड के साथ बोली,
क्या ये सिर्फ एक ऑटोग्राफ नहीं ही तो है? मैं आज रात को जब डिनर पर जाओगे तो तुम्हारे लिए उनका ऑटोग्राफ लाने की कोशिश करूंगी। इतना बोलकर वो फिर से अकीरा को देखने से खुद को रोक नहीं सकी, जो कि कुछ सोच रही थी। लेकिन क्या? ये बात नेत्रा को नहीं पता थी कि वह क्या सोच रही थी। अकीरा ने अपने मोबाइल को परेशान होकर देखा, जिसमें प्रेसिडेंट हर्षवर्धन का मैसेज आया हुआ था। मैं पहले से ही मुंबई में हूं, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो ये ठीक नहीं होगा। तुम्हें आज ही आना होगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह। ये मैसेज पढ़कर अकीरा ने प्रेसिडेंट हर्षवर्धन को मैसेज करा, क्या आपके पास पहले से ही किसी और के साथ अपॉइंटमेंट नहीं थी? प्रेसिडेंट हर्षवर्धन, तुम्हें किसने बताया? मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए इतने टाइम बाद मुंबई आया हूं। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि मैं किसी और के साथ डेट पर जाऊं। हाँ, अब तो तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते हो, मुझे पता चल गया। ये पढ़कर अकीरा अपने सिर पर हाथ रख लेती है और उस आदमी के गुस्से से लाल चेहरे के बारे में सोचने लगती है। वह न तो हंस सकती थी और न ही रो सकती थी। अकीरा ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, ठीक है, मैं पक्का टाइम पर वहां आ जाऊंगी। अकीरा का मैसेज पढ़कर प्रेसिडेंट हर्षवर्धन खुश हो गए और वह अकीरा को खुश होने वाला इमोजी भेजने लगे। ये देखकर अकीरा ने अपना सिर हिला लिया। वही क्लास के बाद अकीरा सबसे पहले प्रिंसिपल के ऑफिस गई। प्रिंसिपल संदीप ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अकीरा की ओर देखा और अपना मुंह बनाते हुए बोले, तुम लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने फिर से कोई कांड कर दिया? ये सुनकर अकीरा ने भी अपना मुंह बना लिया और अपनी आंखें गोल घूमते हुए बोली, मैं यहाँ आपको मेडिसिन देने आई हूँ। इतना बोलकर अकीरा ने अपने बैग में से मेडिसिन निकाली और प्रेसिडेंट संदीप के सामने टेबल पर रख दी। अकीरा अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोली, मुझे पता है कि आपकी तबीयत खराब है और आप बहुत टाइम से अपनी पुरानी बीमारी से सफर कर रहे हैं। इसलिए मैं एक फेमस डॉक्टर को जानती हूँ। वह डॉक्टर सिर्फ मेरे लिए काम करता है। आपका ध्यान करके मैं उससे आपके लिए मेडिसिन नहीं हूँ। इस पेपर पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, कैसे कब क्या दवाई खानी है। इतना बोलकर अकीरा ने एक पेपर प्रिंसिपल संदीप के सामने रख दिया। अकीरा बोली, जाओ और इन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपनी मेडिसिन लो और जल्दी आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी और फिर आपके गंजे सिर पर बाल भी वापस उगाएंगे। प्रिंसिपल संदीप अकीरा को हैरान होकर देख रहे थे। अकीरा की लास्ट लाइन सुनकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अकीरा अचानक उसकी इतनी देखभाल करने वाला हो जाएगा और उसके लिए मेडिसिन तक ले आएगी। भले ही मेडिसिन काम करे यह न करे, लेकिन अकीरा का उनके लिए मेडिसिन लाने से ही उसका दिल भर गया था। अभी प्रिंसिपल संदीप को कुछ याद आया और उन्होंने अकीरा से पूछते हुए कहा, अरे, मैंने सुना है कि तुमने उस आर्ट कॉम्पिटिशन में तुमने इंडियन पेंटिंग के लिए अप्लाई किया है। क्या तुम स्टेज पर स्पीच भी देना चाहती हो? CH36 मिस्टर सूर्यवंशी के साथ क्या मामला है? कोई जरूरत नहीं, चिंता मत करो। यह अच्छी बात है, प्रिंसिपल संदीप ने नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहा। कम से कम अकीरा सीरियस होकर कोई एक्टिविटी में तो पार्टिसिपेट कर रही थी। प्रिंसिपल संदीप ने अकीरा से फिर पूछा, क्या तुम्हें पेंटिंग्स बनना पसंद है? और वैसे भी मैं नेशनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन से कई बार मिल चुका हूं। अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। ये सुनकर अकीरा की आंखों से सिकुड़ गई और उसने प्रिंसिपल संदीप से कहा, कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरी पेंटिंग्स के लेवरेज है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। इतना बोलकर अकीरा ने अपना सिर हिलाया। उसने ये कहने की जहमत नहीं उठेगी, वह पहले से ही प्रेसिडेंट हर्षवर्धन को जानती है। प्रिंसिपल ने आगे सोचकर अकीरा से सीरियस होते हुए पूछा, एक और बात, तुम्हारा मिस्टर सूर्यवंशी के साथ क्या मामला है? तुमने अचानक शादी कैसे कर ली? क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो? यह उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की है? पिछले कुछ दिनों में प्रिंसिपल संदीप को ठीक से नींद भी नहीं आई। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करते थे, उन्हें अकीरा और अभिवंत के रिश्ता याद आ जाता था। सूर्यवंशी फैमिली इतनी शांत तो नहीं है। ये बात किसको नहीं पता कि मिस्टर सूर्यराज सूर्यवंशी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रही है और उन्हें मिरेकल डॉक्टर सारा अभी तक नहीं मिली मिस्टर सूर्यवंशी का इलाज करने के लिए। मिस्टर सूर्यवंशी के मारने के बाद तो शायद पूरा सूर्यवंशी फैमिली की बिखर जाएगा। इस बात का अभिवंत पर भी बहुत असर पड़ेगा। प्रिंसिपल ये पता नहीं लग पा रहा कि अकीरा अभिवंत को कैसे जानती है और वो उसे कहाँ मिली। प्रिंसिपल संदीप ने सीरियस होते हुए अकीरा से पूछा, अकीरा, मुझे साफ साफ बताओ, क्या मिस्टर सूर्यवंशी ने तुम्हें मजबूर किया था? प्रिंसिपल संदीप ने देखा कि अकीरा कुछ नहीं बोल रही है,
इसलिए उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा, अगर ऐसा है तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा डाइवोर्स कर रहूंगा और मिस्टर सूर्यवंशी को भी अच्छा सबक सिखाऊंगा। अंकल, मुझे पता है कि आप ये सब मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन वह और मैं। अकीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। कुछ सोचकर उसने अपने कंधे उचका दिए और अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, आपने भी उस दिन उसे देखा, वैसे भी वो बहुत अच्छा है और मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। अपनी पिछली जिंदगी में उनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था और वह कभी भी उसे पर ध्यान नहीं देती थी, हमेशा उसे इग्नोर करती थी। लेकिन रीबर्थ होने के बाद फिर से उसने उसके साथ शादी कर ली। शायद पिछली जिंदगी का गिल्ट से वह इस बार एक मौका देकर वह अभिवंत के साथ अच्छी लाइफ जीना चाहती है। जब प्रिंसिपल संदीप ने ये देखा तो उन्होंने आगे कोई और सवाल नहीं उससे नहीं पूछा। आखिरकार उसका ज्यादा मतलब नहीं था हम दोनों के रिश्ते के बारे में पूछने का। प्रिंसिपल संदीप ने बस इतना कहा, तुम्हारे दादा और चाचा 2 महीने तक वापस नहीं आएंगे। इस दौरान अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तुम मेरे पास आ सकती हो। इसके अलावा तुम और मिस्टर सूर्यवंशी अपने रिश्ते को सीक्रेट ही रखना। प्रिंसिपल संदीप नेचुरली ज्यादातर अकीरा की तरफ थे। तो क्या हुआ अगर उसने शादी कर ली तो? अकीरा अभी भी बच्ची है, उसे ज्यादा रिश्तों की समझ नहीं है। ये सुनकर अकीरा न तो हंस सकती थी और न ही रो सकती थी। अंकल, मुझे अभी और भी काम है, तो क्या मैं जाऊं? ये सुनकर प्रिंसिपल संदीप ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही अकीरा चली गई, उसका सेक्रेटरी अंदर आया। उसने अकीरा और प्रिंसिपल की सारी बातें सुन ली थी। उसने प्रिंसिपल संदीप से कहा, सर, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस मेडिसिन की जांच करूं? ये बस इसे बाहर फेंक दो। अकीरा प्रिंसिपल संदीप का बुरा नहीं चाहेगी, लेकिन हमेशा उसके काम आधा अधूरे ही होते थे और उन्होंने कभी नहीं सुना कि वह किसी बेस्ट डॉक्टर को जानती है। इसलिए प्रिंसिपल संदीप का सेक्रेटरी चिंता में था। कोई जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल संदीप ने टेबल से दवाई उठाकर उसे देखते हुए बोला। प्रिंसिपल संदीप के लिए यह मेडिसिन बहुत कीमती थी। ये पहली बार था जब अकीरा ने उसे कुछ दिया था। प्रिंसिपल संदीप ने अपने सर को छूते हुए कहा, उसने कहा, अगर मैं यह मेडिसिन टाइम लूंगा तो सचमुच मेरे बाल बढ़ जाएंगे। प्रिंसिपल संदीप काफी देर तक वह मेडिसिन को देखते रहे, फिर उन्होंने अपने सिर पर हाथ फेरा जो बिना बालों के बीच से गांजा था। ये सुनकर सेक्रेटरी ने प्रिंसिपल संदीप से कहा, आपने सचमुच अकीरा की बात मानकर ये दवाई खोगे। वही अकीरा प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आने के बाद उसने उस होटल के लिए टैक्सी ली और ड्राइवर को होटल का नाम बताया जिसमें प्रेसिडेंट हर्षवर्धन मौजूद थे। वही नेत्रा अकीरा से भी एक कदम आगे थी। वह पहले से ही प्रोफेसर दक्ष के साथ वहां होटल में प्रेसिडेंट हर्षवर्धन का इंतजार कर रही थी। नेत्रा को थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए उसने थोड़ा घबराते हुए दक्ष से पूछा, सर, क्या हम सच में प्रेसिडेंट हर्षवर्धन से मिलेंगे? चिंता मत करो, नेत्रा के पास चेयर पर बैठे हुए एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, जो कि उनका प्रोफेसर था। इतना बोलकर उन्होंने एक स्माइल कर दी। 37 जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मिस्टर शिवांश तुम्हें चोट पहुंचाए। हालांकि इससे पहले कि वह लोग आपस में कुछ और बात करते, उससे पहले ही वेटर ने आकर उनसे उन दोनों का ऑर्डर पूछा। नेत्रा ने वेटर से कहा, अभी हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, वह आ जाएंगे तो हम ऑर्डर कर देंगे। इतना सुनकर वेटर जाने वाला था, तभी प्रोफेसर दक्ष के दिमाग में कुछ आया और उसने वाटर को रोकते हुए पूछा, तुम्हें पता है कि प्रेसिडेंट हर्षवर्धन कौन से रूम नंबर में रुके हुए हैं? ये बात सुनकर वेटर ने कहा, सॉरी सर, लेकिन हम अपनी क्लाइंट की पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये सुनकर प्रोफेसर दक्ष मुस्कुराए और उन्होंने अपनी पॉकेट से 2000 का नोट निकालकर चुपचाप वेटर के सामने कर दिया। क्या अभी नहीं बताओगी? ये देखकर वेटर की आंखें लालच से चमकने लगी और उसने इधर उधर देखकर जल्दी से वो नोट प्रोफेसर दक्ष के हाथों से लेकर अपनी जेब में रख लिया। वेटर ने सब कुछ उगलते हुए कहा, प्रेसिडेंट हर्षवर्धन डिनर के लिए प्राइवेट रूम नंबर 109 में मौजूद है। इतना बोलकर वो वेटर वहां से चला गया। वही नेत्रा ये सब देखकर हैरान थी और कंफ्यूज होकर उसने प्रोफेसर दक्ष से पूछते हुए कहा, सर, आपकी तो अपॉइंटमेंट थी प्रेसिडेंट हर्षवर्धन के साथ, तो फिर आपने उस वेटर से प्राइवेट रूम का क्यों पूछा? ये सुनकर प्रोफेसर दक्ष मुस्कुराए और बोले, हाँ, मेरी अपॉइंटमेंट थी प्रेसिडेंट हर्षवर्धन के साथ, लेकिन उन्होंने मुझे बस होटल का एड्रेस बताया था, रूम नंबर नहीं। इसलिए जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, बस। इतना बोलकर वह अपनी सीट से खड़े हो गए और जल्दी ही दोनों रूम नंबर 109 के बाहर पहुंचे।
जैसे ही वह अंदर जाने वाले थे, दो बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक दिया और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, आई एम सॉरी प्रोफेसर दक्ष, लेकिन आज प्रेसिडेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट के साथ मीटिंग है, इसलिए वह किसी और के साथ अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। ये सुनकर प्रोफेसर दक्ष और नेत्रा शॉक्ड रह गए। इस दुनिया में सच में बहुत ही ज्यादा कम लोग होंगे जो प्रेसिडेंट हर्षवर्धन के स्पेशल गेस्ट लिस्ट में आते हो। प्रोफेसर दक्ष को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बॉडीगार्ड्स ऐसे उनके मुंह पर मना कर देंगे। वहीं नेत्रा ये सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वह भी इसमें प्रोफेसर दक्ष की क्या ही मदद कर सकती थी। तभी प्रोफेसर दक्ष ने उस बॉडीगार्ड को घूरते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन स्पेशल गेस्ट है जिसका प्रेसिडेंट हर्षवर्धन इंतजार कर रहे हैं? ये सुनकर बॉडीगार्ड ने हल्का गुस्से से कहा, हम ऐसे ही अपनी गेस्ट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते किसी को भी, आपकी भलाई इसी में होगी कि आप दोनों यहां से चले जाए। प्रोफेसर दक्ष और नेत्रा के पास अब रुकने का कोई मौका नहीं था, इसलिए उन्हें वहां से मजबूरी में जाना पड़ा। उनके साथ ऐसा हो जाएगा, इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ये सब देखकर नेत्रा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई। अब वह क्लास में हर किसी को क्या बोलेगी और ऑटोग्राफ उसका क्या होगा। प्रोफेसर दक्ष ने जब नेत्रा को उदास देखा तो वह उसे हिम्मत देते हुए बोले, नेत्रा तुम उदास मत हो, कल आर्ट कंपटीशन है, कल तो प्रेसिडेंट हर्षवर्धन आएंगे ही, तब तुम उनसे मिल लेना। बस याद रखना तुम्हें अपना बेस्ट देना है कंपटीशन के लिए। यह उनकर नेत्रा ने अपना सिर हिलाया और अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर वह शॉक्ड हो गई। इस टाइम रात होने वाली है, ये यहाँ पर अकीरा यहाँ क्या कर रही है? ये देखने के लिए नेत्रा उसके पीछे जाने ही वाली थी, लेकिन अचानक वह दूसरे रास्ते की तरफ अकीरा मुड़ी और कॉरिडोर में गायब हो गई। नेत्रा अपने मन में सोचती हुए बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि अकीरा प्रेसिडेंट हर्षवर्धन को जानती हो और वह सीक्रेटली प्रेसिडेंट हर्षवर्धन से मिलने आए हो? लेकिन क्या प्रेसिडेंट उससे मिलेंगे? ये सारे सवाल नेत्रा के दिमाग में चल रहे थे और वो सोचते हुए प्रोफेसर दक्ष के साथ होटल के बाहर आ गई। मिस शर्मा, जैसे ही बॉडीगार्ड्स ने अकीरा को देखा उन्होंने दरवाजा खोल दिया और तुरंत उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रेड लिया। वहीं बॉडीगार्ड का रवैया अकीरा को देखकर बिल्कुल चेंज हो गया था। ये देखकर अकीरा मुस्कुराए और प्राइवेट रूम के अंदर चली गई। तुम फाइनली आ गई, प्राइवेट रूम के अंदर बैठे हुए एक आदमी ने खुश होते हुए कहा। प्राइवेट रूम के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और अपने छोटे सिल्वर हेयर्स को पीछे से बांध रखा था। उस आदमी को देखकर अकीरा मुस्कुराई। मास्टर, जब वो पहले शर्मा मैंशन में रहती थी तब मिस्टर शिवांश ने कई लोगों को अलग अलग स्किल्स सीखने के लिए एक कंपटीशन रखा था और उस टाइम ही प्रेसिडेंट हर्षवर्धन उसके पेंटिंग टीचर थे। अकीरा को देखकर प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुम तो इतनी बिजी रहती हो कि तुमसे मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। CH-38 आंखें चमक उठी। अभिवंत का गुस्सा, शिकारी को शिखा के पास खुद चलकर जाना था। प्रेसिडेंट हर्षवर्धन बहुत टाइम से मुंबई से बाहर थे और वह यहां वापस आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अकीरा के स्कैंडल के कारण इंटरनेट पर हर जगह बस यही बातें हो रही थी, इसलिए वह भी परेशान हो गए। अकीरा ठीक है यह नहीं, वह देखने के लिए उन्हें वापस आना पड़ा। अकीरा आराम से प्रेसिडेंट हर्षवर्धन के पास वाली सीट पर आकर बैठ गई। वैसे मैंने सुना है नेत्रा नाम की एक लड़की है जो इस कंपटीशन में पार्ट ले रही है और उसे भी नेशनल एसोसिएशन को ज्वाइन करना है। वैसे क्या तुम्हें नेशनल पेंटिंग एसोसिएशन में ज्वाइन होना है? तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें कल ही ज्वाइन करवा दूंगा। प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने क्यूरियस होते हुए अकीरा से पूछा। जी नहीं, अकीरा ने मना करते हुए कहा। यह सुनकर प्रेसिडेंट हर्षवर्धन का मुंह बन गया और उन्होंने अकीरा के साथ कुछ देर तक इधर उधर की बातचीत की। फिर सीधे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हुए वो अकीरा से बोले, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तो तुमने जो पेंटिंग बनाई थी उन्हें मैंने अभी तक संजोकर रखा है और उन्हें एसोसिएशन में लगवा दिया है। वैसे इस बार तुम कंपटीशन में किस चीज की पेंटिंग बनाओगी? मैंने अभी तक पेंटिंग नहीं बनाई है, अकीरा ने मुस्कुराते हुए बताया। ये सुनकर प्रेसिडेंट हर्षवर्धन की भौहें सिकुड़ गई और उन्होंने अकीरा से पूछा, क्या तुमने अभी तक कल को सबमिट करने के लिए कोई पेंटिंग नहीं बनाई? हाँ, अकीरा ने अपना सिर हिलाया, मैंने प्लान किया है कि घर जाकर मैं आधे घंटे के अंदर पेंटिंग बना लूंगी। प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने हैरानी से अकीरा को देखते हुए कहा, ड्राइंग बनाने और उनके अंदर पेंट करने में मुझे ही 2 घंटे लग जाता है और उसे तुम आधे घंटे में बना लोगी। तो ठीक है, अभी तुम मेरे लिए पेंटिंग करो। इतना बोलकर प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने अपने बॉडीगार्ड को बुलाया और उसे पेंटिंग का सारा सामान लाने को बोला। प्रेसिडेंट हर्षवर्धन की बात सुनकर वो बॉडीगार्ड तुरंत सामान लेने चला गया।
प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने अकीरा को देखते हुए कहा, वैसे भी बहुत टाइम हो गया, मैंने तुम्हें पेंटिंग करते हुए नहीं देखा लड़की, चलो देखते हैं कि अब तुम कितनी अच्छी पेंटिंग करती हो। अकीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मुझे भूख लग रही है। नहीं, तुम्हें भूख नहीं है, जल्दी से पहले पेंटिंग बनाओ, प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा। इतनी देर में बॉडीगार्ड भी सामान को लेकर आ गया था और उसने सब सामान अकीरा के सामने अरेंज कर दिया। ये सब देखकर अकीरा को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है, लेकिन उसने ब्रश उठाया और ड्रॉ करने लगी। अकीरा की हरकतें बिल्कुल लापरवाह थी। प्रेसिडेंट हर्षवर्धन की आंखें चमक उठी जब उन्होंने उस ड्राइंग को देखा जो अकीरा ने बनाई थी। प्रेसिडेंट हर्षवर्धन इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल फोन और स्टैंड निकाला और पेंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए एक तरफ रख दिया। वह अपने मन में बोले, इस लड़की को मैंने पूरे 2 सालों से नहीं देखा है, लेकिन अब भी यह ड्राइंग में उतनी ही अच्छी है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। आधे घंटे के अंदर अधीरा ने पूरी ड्राइंग कंप्लीट कर दी। कंप्लीट ड्राइंग को देखकर प्रेसिडेंट हर्षवर्धन भी हैरान थे। सच में इस लड़की ने कमाल की पेंटिंग की थी। उन्होंने खुश होते हुए अकीरा से कहा, परफेक्ट, सच में तुम बेस्ट हो पेंटिंग में, जैसे मुझे मेरी स्टूडेंट चाहिए थी। ये सुनकर अकीरा मुस्कुराए और जल्दी ही उसने प्रेसिडेंट हर्षवर्धन के साथ डिनर किया और उन्हें बाय बोलकर होटल से निकल गई। प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने भी उसे ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था अभी अकीरा को घर जाकर अपनी पेंटिंग भी बनानी है। अकीरा जैसे ही होटल के बाहर आई, उसने देखा 3 कार उसके सामने खड़ी है, जिसे देखकर वो तुरंत पहचान गई कि यह अभिवंत की कार है। उसकी कार को देखकर अकीरा थोड़ा डर गई। वही अभिवंत ने पहले ही अकीरा के लिए कार का दरवाजा खोल दिया था। अब अकीरा के पास बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं था, शिकारी को शिका के पास खुद चलकर जाना था। इसलिए वह चुपचाप आकर कार में बैठ गई और उसने अभिवंत को देखा जो उसे घूर कर देख रहा था। अकीरा कुछ बोलती उससे पहले ही अभिवंत ने अकीरा को अपनी गोद में खींच लिया और अकीरा के मुंह के पास जाकर धीरे से अपने दांत पीसते हुए बोला, लिटिल गर्ल, लगता है तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, तभी तो तुम आज उस हर्षवर्धन से मिलने आ गई, वह भी मुझे बिना बताए। अभिवंत को इतने गुस्से में देखकर अकीरा डर गई और वह अपने दांत दिखाई हुई बोली, ऐसे नहीं है अभी, मुझे सच में तुम्हें बताने का टाइम नहीं मिला, मैं तुम्हें घर आकर सब बताने ही वाली थी। अच्छा, ऐसी बात है, इतना बोलकर अभिवंत ने डेविल स्माइल करी और अकीरा से मुस्कुराते हुए पूछा, तो चलो अभी बताओ तुम मुझे घर आकर क्या बताती। अकीरा ने अपना बेचारा सा मुंह बनाया और बोली, अभी तुम्हें तो पहले से ही पता है, प्रेसिडेंट हर्षवर्धन मेरी टीचर रह चुके हैं। आज वह 2 साल बाद मुंबई आए थे, इसलिए मैं उनसे मिलने आ गई, प्लीज तुम गुस्सा मत हो ना। ये सुनकर अभिवंत ने अपने दांत पीस लिए और बिना कुछ बोले गुस्से से अपने होठ अकीरा के होठों पर रख दिए और वह किससे ज्यादा अपना गुस्सा उसके होठों पर निकलने लगा बाइट करके। CH39, तुम सिर्फ मेरी हो, उसे मारना होगा, अपनी पेंटिंग कुत्तों को नहीं दिखानी है, टीचर आयुष। लगभग 20 मिनट तक किस करने के बाद अकीरा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अभिवंत ने उसे छोड़ दिया। अकीरा गहरी गहरी सांस लेते हुए अभिवंत को घूरने लगी। अभिवंत ने अकीरा के होठों पर अपना अंगूठा फिरते हुए कहा, लिटिल गर्ल, ये तुम्हारी लास्ट मिस्टेक समझा कर माफ कर देता हूँ, लेकिन आगे से अगर ऐसा कुछ तुमने किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। अभिवंत की बात सुनकर अकीरा ने अपना मुंह बेचारा सा बना लिया। अब तक वो लोग मेंशन भी पहुंच चुके थे। अभिवंत अकीरा को अपनी गोद में उठाकर कार से बाहर आया और उसे मेंशन के अंदर रूम में ले गया। अकीरा को बेड पर लेटा कर वह खुद भी उसके बगल में लेट गया और अकीरा को अपनी बाहों में भरकर वह धीरे धीरे अकीरा के बाल सहलाने लगा। वही अकीरा उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी और थोड़ी ही देर में वह नींद के आगोश में चली गई। अकीरा के सोने के बाद अभिवंत ने अकीरा के गालों को सहलाया और धीरे से बोला, माय वाइफ, माय लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं होना दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो, अगर किसी ने हमारे बीच आने की कोशिश की तो उसे मारना होगा। इतना बोलकर उसके फेस के एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड हो गए और वह डेविल स्माइल करने लगा। अगली सुबह नेत्रा अपनी पेंटिंग लेकर कॉलेज पहुंची, क्योंकि आज लास्ट डेट थी पेंटिंग को सबमिट करने की। नेत्रा अपनी पेंटिंग को लेकर क्लासरूम के अंदर आ गई। क्लासरूम के अंदर नेत्रा की पेंटिंग्स देखकर हर कोई हैरान रह गया और बहुत सारी लड़कियां खुशी से चिल्लाई, हे भगवान, नेत्रा, तुम्हारी पेंटिंग कितनी ज्यादा अच्छी है। ऑफ कोर्स नेत्रा बेस्ट पेंटिंग बनती है तो उसकी पेंटिंग खराब कैसे हो सकती थी। जब नेत्रा ने अपनी तारीफ सुनी तो उसके होठों के कोने अपने आप ही ऊपर उठ गए।
नेत्रा को लगा कि उसने बहुत अच्छी पेंटिंग की है और डेफिनेटली अब उसे फर्स्ट प्राइज जरूर मिलेगा। वहीं अकीरा ने क्लास में एंटर करते ही उन लोगों की बातें सुनी और बिना किसी एक्सप्रेशन के उसने सबको एक नज़र देखा। नेत्रा ने थोड़ी एक्टिंग करते हुए कहा, मैं ठीक ठाक पेंटिंग कर लेती हूँ, लेकिन इसको बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। शायद अब मेरी पेंटिंग को देखकर मुझे कोई प्राइज तो मिल ही जाएगा। वहां पर जो दो लड़कियां नेत्रा की चमची थी, उन्होंने कहा, नेत्रा तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाने के बाद भी तुम्हें कोई घमंड नहीं है। नहीं तो दूसरे लोगों को ही देख लो जो सीधे मुंह बात तक नहीं करते। उसका इशारा साफ अकीरा की तरफ था, लेकिन अकीरा ने उसे इग्नोर किया और अपनी सीट पर आकर बैठ गई। वही जो दो लड़कियां नेत्रा की चमची थी, उन्होंने अकीरा को देखा तो उसमें से एक लड़की ने अकीरा से एक साइड होते हुए कहा, अकीरा तुमने भी तो आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तुमने भी पेंटिंग बनाई होगी, जल्दी करो और अपनी पेंटिंग दिखो, हम भी देखें कि वह कैसी है। अकीरा ने उसकी ओर कोल्डली देखा और बोलो, मुझे अपनी पेंटिंग कुत्तों को नहीं दिखानी है, अगर वो फाड़ देंगे तो। तुम। ये सुनकर उस लड़की के चेहरे का रंग उतर गया। उसे लड़की ने गुस्से से अकीरा को देखा। ये बात सुनकर तो नेत्रा को भी गुस्सा आ गया था, लेकिन आर्ट कंपटीशन वह जीतेगी इसलिए उसने अपने गुस्से को दबा लिया। अकीरा सच में बदल गया थी, वरना वो कभी किसी को ऐसे उल्टा जवाब नहीं देती थी। तभी एक लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, टीचर क्लास में आ रही है, जल्दी बैठो अपनी सीट पर। अकीरा ने जिस लड़की की इंसल्ट की थी, उसने गुस्से से कहा, अरे इसने घटिया पेंटिंग की होगी इसलिए तो यह अपनी पेंटिंग किसी को नहीं दिखा रही। इतना बोलकर उस लड़की ने अपने दांत पीस लिए। वहीं नेत्रा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी नजर अकीरा के कॉलेज बैग पर पड़ी, जिसे अकीरा ने चेयर के पीछे रखा हुआ था। ये लड़की पागल है, तब भी वह देखना चाहती थी कि उसने कैसी पेंटिंग बनाई है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था कि अकीरा की पेंटिंग को देखने का। लगातार 2 क्लास के बाद अकीरा अपने बैग को क्लासरूम में छोड़कर वॉशरूम चली गई। नेत्रा को आखिरकार एक मौका मिला और वह चुपचाप अकीरा की सीट के पास चली गई और जल्दी से उसने अकीरा के बैग से पेंटिंग निकाली। आज अकीरा लास्ट की एक बेंच पर बैठी थी, जिस कारण बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं गया कि नेत्रा क्या कर रही है। पेंटिंग को देखकर नेत्रा हैरान रह गई, उसकी आंखें अचानक फैल गईं। क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? नेत्रा धीरे से बोली। अकीरा, क्या बात है? ये लड़की इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बना सकती है? इतना बोलकर नेत्रा का चेहरा हैरानी से भर गया और उसने अपनी आंखें पेंटिंग पर टिकी दी। चाहे ड्राइंग हो या कलर, वे सभी लाखों में एक थे। अकीरा की पेंटिंग का कोई जवाब ही नहीं। वो खुद क्या, उसके टीचर भी शायद ऐसी पेंटिंग ना बन सके, लेकिन अकीरा ने इतनी अच्छी पेंटिंग आखिर कैसे बनाई? यही सवाल नेत्रा के दिमाग में घूम रहा था। इससे पहले कि अकीरा क्लासरूम के वापस आ जाती, नेत्रा ने जल्दी से अपना फोन निकाला और उस पेंटिंग की जल्दी से एक फोटो खींच ली और अपनी सीट पर जाकर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वही अकीरा भी क्लासरूम में आ गई और उसने भी इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्लास खत्म होने के बाद नेत्रा सीधा अपने आर्ट टीचर के घर टैक्सी लेकर निकल गई। लगभग 10 मिनट के अंदर वो अपने टीचर आयुष के घर पहुंच गई। आयुष जी पेंटिंग कर रहे थे। नेत्रा को उनके घर आता देखकर उन्होंने थोड़ा अजीब लगा। नेत्रा जल्दी से अपनी टीचर के पास और उनके सामने अपना फोन करते हुए बोली, टीचर ये देखिए। इतना बोलकर नेत्रा ने अपना फोन टीचर आयुष के हाथ में थमा दिया। आयुष जी ने लापरवाही से नेत्रा के फोन पर एक नजर डाली, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके हाथ कांपने लगे और उन्होंने फोन को मजबूती से पकड़कर अपने आंखों के थोड़ा करीब लाकर उसे जूम करके देखने लगे। इट्स इम्पॉसिबल, पेंटिंग चोरी करने का इल्जाम, शॉर्ट ड्रेस, भाई को पसंद आएगी। टीचर, क्या आपको भी लगता है ये किसी प्रोफेशनल टीचर का काम है? नेत्रा ने आयुष जी से पूछते हुए कहा। टीचर आयुष ने हैरानी से कहा, ऑफ कोर्स, ये पेंटिंग एकदम टॉप है। इसके कलर, इसका स्केच देखो कितनी बारीकी और सफाई से बनाया गया है। पूरे मुंबई में ऐसी कोई पेंटर की पेंटिंग नहीं है जो इस पेंटिंग की तुलना कर सके। और जहां तक मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट हर्षवर्धन भी शायद ही ऐसी पेंटिंग बना सके। इतना बोलकर आयुष जी ने जलन से मोबाइल में उस पेंटिंग को देखा। तभी नेत्रा ने क्यूरोस होकर आयुष जी से पूछा, क्या ये पॉसिबल है कि इसे किसी कॉलेज के बच्चे ने बनाया हो? नेत्रा की बात सुनकर आयुष जी ने उसे अजीब नजरों से देखा और बोले, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पेंटिंग एक कॉलेज का बच्चा कैसे बना सकता है? फिर अपने मन में बोले, इस पेंटिंग को जो मैं खुद नहीं बना सकता, वह एक कॉलेज के बच्चे ने बनाई है।
ये सुनकर तो मेरा गुस्से से मारने का मन कर रहा है। आयुष जी ने सोचा कि यह नेत्रा कितना बेतुका सा सवाल पूछ रही है, लेकिन जब उन्होंने नेत्रा का सीरियस चेहरा देखा तो उसके दिल में एक ख्याल आया और वह हैरान होकर नेत्रा से बोले, तुम्हारा मतलब है ये पेंटिंग तुम्हारे क्लासमेट ने बनाई है? क्लासमेट का जिक्र सुनकर नेत्रा का दिल जलन से भर गया और तभी उसके दिमाग एक प्लान आया। नेत्रा ने खुश होते हुए आयुष जी से कहा, टीचर, कंपटीशन के दिन प्रेसिडेंट हर्षवर्धन और दूसरी कॉलेज से बहुत सारे लोग आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि उस पेंटिंग को नेशनल पेंटिंग एसोसिएशन में शामिल किया जाएगा? नेत्रा की बात सुनकर आयुष जी एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन फिर कुछ दिमाग लगाकर वो समझ गए कि नेत्रा का क्या मतलब है। नेत्रा चाहती थी कि वो अकीरा पर उनकी पेंटिंग चोरी करने का इल्जाम लगाए। आयुष जी चुप थे, वह कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों को देखकर साफ पता चलता है कि वह नेत्रा की बात से सहमत है। नेत्रा ने आयुष जी की तारीफ करते हुए कहा, अभी आपने खुद ही कहा कि एक कॉलेज का बच्चा ऐसे पेंटिंग कैसे बना सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। और वैसे भी आप डेप्यूटी डायरेक्टर हैं मुंबई सिटी पेंटिंग एसोसिएशन के। लोग आप पर विश्वास करेंगे या उस पर? ये सुनकर आयुष जी भी सच में पड़ गए। फिर नेत्रा ने आगे अपनी बात बढ़ते हुए कहा, कल के दिन इसे पूरे नेटवर्क पर लाइव प्रोग्राम किया जाएगा। अगर आप उस टाइम ही अकीरा पर अपनी पेंटिंग को चुराने का आरोप लगाते हैं तो ये लोगों के लिए आपकी सिंपैथी को और बढ़ाएगा और फिर आपको प्रेसिडेंट हर्षवर्धन का भी सपोर्ट मिलेगा। ये सुनकर आयुष जी की आंखों में और ज्यादा फेमस होने का लालच देखने लगा। दरअसल ऐसा नहीं है कि आयुष जी ने इससे पहले इस तरह का काम नहीं किया है। आयुष जी ने सावधानी से नेत्रा से पूछा, तुम्हारी वह क्लासमेट, उसके फैमिली का क्या बैकग्राउंड है? क्या उसका नेशनल एसोसिएशन से कोई लेना देना है? ये सुनकर नेत्रा ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि उसका बैकग्राउंड भी बिल्कुल खराब है। उस लड़की को कोई नहीं है ज्यादा सपोर्ट करने वाला। और ऊपर से मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि वह पेंटिंग से बनती है, लेकिन इस बार वह पता नहीं कहां से इतनी अच्छी पेंटिंग बनाकर लाई है। नेत्रा की बात सुनकर आयुष जी शातिर तरह से मुस्कुराए और बोले, आई अंडरस्टैंड। अगर उसका बैकग्राउंड कुछ ज्यादा खास नहीं है तो तुम हम उसे आराम से धमका सकती हो। ये सुनकर नेत्रा हंसी। जल्द ही गेम्स का दिन भी आ गया। फोटोग्राफी, पेंटिंग एसोसिएशन और कैलीग्राफी कॉलेज में सब दिन में अरेंज किया गया था। इसकी तैयारी पहले 3 दोनों से ही शुरू हो गई थी। वही सुबह के टाइम सिंगिंग और डांसिंग का प्रोग्राम था। अकीरा दिन में कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन कॉलेज में स्पीच देने के लिए उसे सुबह जल्दी कॉलेज जाना पड़ा। अकीरा ने ज्यादा ध्यान न देते हुए लापरवाही से एक सफेद टी शर्ट पहने, बेसबॉल जैकेट और जीन्स पहनी और अपनी बालों की एक हाई पोनीटेल बना ली। जब अकीरा अपना बैग लेकर नीचे लिविंग रूम में आए तो वहां पर पहले से ही 2 लोग बैठे हैं, अभिवंत और अद्विक। अद्विक ने अकीरा से ऊपर से नीचे तक देखा और अपना मुंह बनाते हुए बोला, अकीरा, क्या तुम आज कॉलेज जा रही हो स्पीच देने के लिए, और वह भी इस तरह के कपड़ों पहनकर? तुम्हें सजने संवरने की जरूरत है। अच्छी कपड़े पहनो जब तुम खूबसूरत लगोगी। अकीरा ने एक नजर अपने आप को देखा और फिर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए अपनी मासूम से आवाज में अभिवंत से बोली, क्या मैं सच में बदसूरत दिख रही हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, अभिवंत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। च 41 अभिवंत का गुस्सा, लिटिल बट तुम्हारा आशिक ब्यूटीफुल स्पीच। अद्विक की बात सुनकर अभिवंत उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वही अकीरा भी अद्विक की बात सोचने लगी। अभिवंत को ऐसे घूरते देख अद्विक डर गया और उसने जल्दी से अपनी बात पटकते हुए कहा, अरे छोड़ो, तुम तो सच में इस ड्रेस में भी परीलोक की रानी लग रही हो। वही अभिवंत ने गुस्सा से चिल्लाते हुए कहा, तुम ऐसी ही अच्छी लग रही हो, चलो पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें कॉलेज ले चलूंगा। अकीरा ने अपनी मासूम नजरों से अभिवंत को देखते हुए बोली, क्या तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे हो? अभिवंत, नहीं। अद्विक के होठों के कोने ऊपर मड़ गए। उसका भाई उसके जैसा नहीं था, उसके पास बहुत कम होता है और ज्यादातर वो बिजी ही रहता है, लेकिन आज वो अपने कंपनी ना जाकर अकीरा के कॉलेज जाएगा, सिर्फ उसे जीतता हुए देखने के लिए। अकीरा ने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और फिर अभिवंत और अद्विक के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। जब वे कॉलेज पहुंचे तो कार से बाहर निकलने से पहले ही अभिवंत और अद्विक ने कैप और मास्क लगा लिया अपने फेस पर, ताकि कोई उन लोगों को पहचान ना सके। वहीं 10 मिनट से भी कम टाइम में अकीरा की स्पीच स्टार्ट होने वाली थी। अभिवंत और अद्विक सामने ऑडिटोरियम में बैठे गए और अकीरा स्टेज के पीछे चली गई। वही स्टेज के पीछे अक्षय ने डेविल स्माइल करते हुए अकीरा से कहा, ओह लिटिल बट, तुम यहाँ पर हो।
लेट होने के डर से अकीरा थोड़ी डरी हुई थी। ये देखकर अक्षय ने कहा, घबराओ मत, सब ठीक होगा लिटिल बड। लिटिल बड, ये नाम सुनकर अकीरा ने घूरकर अक्षय को देखा और हल्का गुस्से से बोली, तुम होते कौन हो मुझे लिटिल बड बुलाने वाले? तुम्हारा आशिक, अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा। अकीरा कुछ बोलती तभी उसकी एक फ्रेंड नीता वहां आ गई और अकीरा से बोली, अकीरा चलो। नीता भी अकीरा की बैकग्राउंड से मदद करेगी सारे इक्विपमेंट चेक करने में। अकीरा ने घूरकर अक्षय को देखा जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो अपने पैर पटकती हुई नीता के साथ चली गई बाहर। अब तक नेत्रा भी कॉलेज आ चुकी थी। तभी नेत्रा को किसी ने पीछे से ठोकते हुए कहा, नेत्रा, ये तुम नहीं थी जो पहले आज स्टेज पर स्पीच देने वाली थी? क्या अकीरा के इंग्लिश तुमसे ज्यादा अच्छी है? अभी जिस लड़की ने उसे पीछे टोका था वह नेत्रा के सामने आई और उसे भड़कती हुई बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि अकीरा प्रिंसिपल को जानती है, इसलिए टीचर ने उसे जानबूझकर स्पीच प्रोग्राम पकड़ा दिया। ये सुनकर नेत्रा ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी जोर से बना ली। वो इस बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। ये देखकर कि नेत्रा के एक्सप्रेशन खराब होते जा रहे हैं, उस लड़की ने आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। नेत्रा ने गुस्से से चारों तरफ देखा और अचानक एक इंसान को देखकर उसकी आंखें वहीं टिक गई। नेत्रा हैरान होकर उस इंसान की तरफ चली गई। धनराज दादाजी, मिस्टर रायजादा अकीरा की तलाश कर रहे था। जब उन्होंने नेत्रा को देखा तो वो लापरवाही से मुस्कुराए। नेत्रा को लगा मिस्टर रायजादा उसके लिए यहाँ आए हैं, इसलिए उसने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, क्या आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं? थैंक यू। नेत्रा एक अच्छी प्यारी लड़की थी, लेकिन मिस्टर रायजादा को तब भी वो पसंद नहीं थी। वो तो यहाँ अकीरा से मिलने आए थे। मिस्टर रायजादा को पता था कि अकीरा ने आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और वह नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उस छोटी लड़की को कोई परेशानी हो, इसलिए वह बिना उसे बताए अकीरा को यहाँ पर सपोर्ट करने आ गए थे। मिस्टर रायजादा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैं तुमसे मिलने नहीं आया। इतना बोलने का बाद वह नेत्रा को इग्नोर करके वहां से चले गए। ये सुनकर नेत्रा के चेहरे पर जो स्माइल थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। 10 मिनट बाद कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। स्टेज पर जो सीनियर लड़की थी वो होस्ट बनी हुई थी। सबसे पहले उसने प्रिंसिपल संदीप को स्टेज पर बुलाया। वही प्रिंसिपल संदीप स्टेज पर आए और सबका वेलकम करने के बाद वो अपनी चेयर पर आकर बैठ गए। उसके बाद होस्ट बनी हुई लड़की ने मुस्कुराते हुए ऑडियंस से कहा, नेक्स्ट मैं इनवाइट करती हूँ मिस अकीरा को, जो कि हम सबके सामने एक ब्यूटीफुल स्पीच देगी। जैसे ही होस्ट ने अपनी बात कंप्लीट करी, ऑडियंस में मौजूद बहुत सारे स्टूडेंट के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे और ज्यादातर स्टूडेंट्स धीमी आवाज में एक दूसरे से बात करने लगे। यह अकीरा कैसे स्पीच दे सकती है? स्पीच तो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में थी ना। क्या अकीरा इंग्लिश समझती भी है? उसे कुछ आता भी है? यहाँ पर अकीरा की जगह नेत्रा को होना चाहिए था। CH42, भाई तुम्हारी बीबी, मेरे वार से कौन तुम्हें बचता है? अपने बाल कटवा लूंगा मिस अकीरा शर्मा। यह सही नहीं है। ये पर मेरी फेवरेट नेत्रा क्यों नहीं है? यह अकीरा क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन होने की वजह से उसने नेत्रा से यह पोजीशन छीन ली हो?